देखो, हमारे पास ना दो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हें करंट ना दिया हो बेटे कि करंट कौन सा है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आरएमएस करंट होता है। मान लो तुम्हें वो कहता है कि जी वोल्टेज की वैल्यू 50 वोल्ट है। इसका मतलब है वो कौन सी वोल्टेज की बात कर रहे हैं पापा? वो आरएमएस वोल्टेज की बात कर रहे हैं। कौन सी की बात कर रहे हैं शिवा? आरएमएस वोल्टेज। अगर बाय डिफ़ॉल्ट नीचे लगेगी, मैम से पूछो, नीचे से देखना। अगर बाय डिफ़ॉल्ट तुम्हें करंट की वैल्यू दी हुई है 50 एम्पियर, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा करंट है? आरएमएस करंट। ये याद रहेगा पहली बात। दूसरी बात, जो इंडक्टर होता है, इंडक्टर में करंट लीड करता है कि लैग करता है? लैग करता है बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाय टू। वोल्टेज क्या करती है? ये पॉइंट को ध्यान से समझो। मतलब इंडक्टर में वोल्टेज लीड करती है। इसका मतलब पता है क्या है? कि तुमने सर्किट में वोल्टेज अप्लाई कर दी, लेकिन करंट अभी बढ़ नहीं रहा। करंट थोड़े टाइम के बाद बढ़ेगा। कैपेसिटर के केस में वोल्टेज क्या करती है? वोल्टेज लीड करती है, करंट लैग करता है। इस चीज़ को कैपेसिटर के केस में, कैपेसिटर में वोल्टेज लैग करती है और करंट क्या करता है? लीड करता है। बात समझ में आ रही है? वो लीड क्यों करता है? क्योंकि कैपेसिटर इज एवर रेडी सब्सटेंस, वो पहले से ही रेडी है वोल्टेज को एक्वायर करने में, उसके अकॉर्डिंगली करंट को प्रोड्यूस करने में। ठीक है? अच्छा, जो बेटे इंडक्टिव रिएक्टेंस होती है उसका फॉर्मूला आपकी क्लास में ये बदतमीजी होगी। नहीं आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मुझे नहीं पता। बदतमीजी नहीं चलेगी। नहीं अली बदाम को क्या हुआ? आने वाला है, आने वाला। एक्सेल की वैल्यू क्या है? ओमेगा एल। एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल और एक्सी इज इक्वल टू 1/, ओमेगा 2 पाई एफ है। और ओमेगा एल अगर करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 पाई एफ। तो देखो, अगर हमारे पास डीसी होता है, डीसी डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट की बेटे फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? ज़ीरो। डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ज़ीरो। और अगर हम एसी की बात करें, एसी की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। याद रहेगा, एसी की फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज और डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी इज, लिखो एक लाइन लिखो, एक पॉइंट लिखो पहले। लिखो इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, inductive reactance XL is equal to omega L, capacitive reactance XC is equal to 1/omega C, 1/omega C, XL is equal to omega L और capacitive reactance XC is equal to 1/omega C। ठीक है? फिर एक पॉइंट लिखो, लिखो इन द केस ऑफ इंडक्टर, in the case of inductor, voltage leads the current. In the case of inductor, voltage leads the current by a phase difference of pi by 2. Voltage leads the current by a phase difference of, साथ साथ बोलो मेरे, by a phase difference of pi by 2. और in the case of inductor, इंडक्टर लिखवा दिया। in the case of capacitor, in the case of capacitor, voltage lags the current by a phase difference of pi by 2. लिखो सीजन। अगर तुम्हारे पास आर है, सिर्फ सर्किट में आर है, आर मतलब क्या? रेजिस्टेंस। लेकिन अगर तुम्हारे पास सर्किट में आर भी है और एल भी है, तो वो क्या बन जाएगी? रिएक्टेंस। वहाँ पे क्या बन जाएगी? रिएक्टेंस। और अगर तुम्हारे पास सर्किट में आर भी है और सी भी है, तो वो क्या बनेगी? रिएक्टेंस। पहली वाली को बोलते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस, दूसरी वाली को बोलते हैं हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस। बनाओ एक फिगर बनाते हैं हम, डायग्राम। अगर इंडक्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है, रेजिस्टेंस भी है, तो इम्पीडेंस है। लो, हाँ जी, हाँ, ओके ओके। देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। लिखो एक्सेल।
इंडक्टिव रिएक्टेंस अगर हमारे पास सर्किट में इंडक्टर है, एसी अप्लाई कर दिया हमने और ये इंडक्टर है, यहाँ पे जो एक्सएल की वैल्यू है वो किसके इक्वल है, ओमेगा एल के। अच्छा, अगर मेरे पास कैपेसिटर है, कैपेसिटर में क्या हो गया, फिर से एसी को अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे एक्सी की वैल्यू किसके इक्वल है, एक्सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी। इसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसको बोलते हैं हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, अगर सर्किट में इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है, रेजिस्टर भी है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं उसको, इम्पीडेंस। अगर तीनों हैं, आर भी है, एल भी है और सी भी है, इम्पीडेंस हो गया। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो हमने करना है, क्वेश्चन नंबर तुमने बोला था 13 बहुत स्टेप वाइज करेंगे। पावर हमने इवेलुएट करनी है, इंटीग्रेशन इसमें यूज़ होनी है। जो नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, इंटीग्रेशन आती है, स्टेप बाय स्टेप खोलोगे, मैं भी तुम्हारे साथ हेल्प करूँगा, और तुम्हें अपने आप करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 13 को रीड करो एक बारी, आशीष जसवाल। आशीष राणा कहाँ है, बोलो। वॉटलेस एंड ट्रू बार ऑल्सो एक्सप्लेन दी पावर फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन नंबर 13 लिख लो, साथ में पावर डिसिपेटेड निकालनी है हमने, पावर डिसिपेटेड इवैल्यूएट करनी है। ठीक है, अब अगर मैं सपोज वर्क डन की बात करूं, वर्क डन का सिंपल सा फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। यही होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर हम डी डब्ल्यू की बात करें, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी आ गया और साथ में क्या आ गया, डी क्यू। डी क्यू क्या है, स्मॉल चार्ज, और वी है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, डी डब्ल्यू क्या है, डी डब्ल्यू इज वर्क डन, वर्क डन। ठीक है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू है, वी इंटू डी क्यू। अब आई की वैल्यू अगर हम निकालें, तो यहाँ पे एसी में आई की वैल्यू क्या होती है, आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। स्टेप बाय स्टेप समझ आ रहे हैं। लेकिन आई को मैं ये भी लिख सकता हूँ, डी क्यू अपॉन डी टी, विच इज़ इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। लिख लिया यहाँ तक? तो यहाँ से डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी क्यू इज इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी। ये डी क्यू आ गया। तो अगर मैं क्यू निकालूंगा, क्यू, इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, डी क्यू, ये क्या वैल्यू आ गई, आई नॉट इंटू, नहीं अभी तो सिंपल ऐसे लिखो, अभी साइन ओमेगा टी डी टी, साथ में इसकी इंटीग्रेशन हो गई, ये चार्ज आ गया। ठीक है, यहाँ अगर मैं सपोज यहाँ से इस स्टेप से लिखूँ, ये देखो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या लिखा था, वी इंटू बेटे डी क्यू लिखा था। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू वी, डी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी दिव्योत, डी क्यू की वैल्यू आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास क्या है, ये जो तुम्हारे पास एक मिनट, मैंने क्या लिखा था, डी क्यू डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी इंटू डी क्यू। अच्छा, वी क्या है, वी को मैं लिख लेता हूँ, वी इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इसी तरीके से यहाँ पे जो मैंने करंट की इक्वेशन लिखी ना, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई कर देता हूँ, फाई, ये फाई ऐड कर लो, ये फाई मैंने क्यों ऐड किया,
क्योंकि फेज डिफरेंस होता है, या तो वो +π/2 हो या फिर वो -π/2 हो। तो यहाँ पे लिखा मैंने ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू क्या हो गया डी टी हो गया। ये किसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, डी डब्ल्यू के। बोलो यहाँ तक पता लगा। डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, फिर से लिख रहा हूँ मैं, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू ई नॉट इंटू आई नॉट, और यहाँ पे आ गया साइन ओमेगा टी, और अंदर कितना आ गया साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू क्या हो गया डी टी। क्या ये साइन, ठीक है, पता लगा। कहाँ तक पहुँच गए हम, डी डब्ल्यू तक पहुँच गए सारे। ई नॉट इंटू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब अगर डी डब्ल्यू से मेरे को वर्क डन निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू विच इज़ इक्वल टू वॉट, इंटीग्रेशन ऑफ ई नॉट इंटू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, साथ में क्या हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डी टी, फाइव इंटू डी टी। अब देखो ये गलत है ना, टाइम आएगा। चलो ब्रेक नहीं अब करनी हमने, बस ब्रेक नहीं, 4:45 पे वो छोड़ेंगे, 5 बजे मेरी क्लास शुरू, ब्रेक ब्रूक नहीं। डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। अच्छा अब ये देखो मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा, मुझे इग्नोर लिखवा, हाँ जी इसको नोट करो। हम पावर का रिलेशनशिप निकाल रहे हैं अभी, आप नोट करो, फिर मैं पुराने स्टेप से भी रिवाइज करूँगा तो पता लग जाएगा आपको। W इज इक्वल टू क्या था, W इज इक्वल टू बोलो, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, तो आ गया अंदर क्या ई नॉट इंटू आई नॉट, आगे साइन ओमेगा टी इंटू आ जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डी टी प्लस फाइव इंटू डी टी। पूरे उसके साथ है। हाँ अब देखो क्या करेंगे हम, ई नॉट आई नॉट को बाहर निकाल लेते हैं। ई नॉट आई नॉट बाहर आ गया और इंटीग्रेशन करेंगे इसकी, 0 से लेकर टी तक लिमिट्स लेनी है। यहाँ पे आ गया साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को खोल देते हैं, क्या होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। खोलेंगे इसको तो लिखो अंदर साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव, और साथ में डी टी तो है ही है, ये जगह नहीं है यहाँ पे, डी टी है साथ में, विच इज़ इक्वल टू ये हो गया ई नॉट इंटू आई नॉट, इंटीग्रेशन है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके टी तक। इसको इससे साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी क्या बन गया, अब राज पता चल रहा है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साथ में क्या आ गया कॉस ऑफ फाइव प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साथ में साइन फाइव और ये आ गया डी टी, क्या आ गया ये डी टी। अच्छा विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे हो गया ई नॉट इंटू आई नॉट, और लिमिट्स हो गई कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके टी तक। अच्छा साइन स्क्वायर ओमेगा टी है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉस फाइव, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, ठीक है, प्लस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू साइन फाइव, साथ में क्या आ जाएगा डी टी, दोनों के पास साथ डी टी। बोलो समझ आएगा स्टेप, ये देखो इग्नोर। तो फिर यार ये ना मेरी बात सुनो, मैंने अब तुम्हारे हाथ से फ़ोन देखा ना क्लास के बीच में, मैं तोड़ दूंगा, फिर पेरेंट्स आगे लड़ते रहे लड़े। अब मैंने देख लिया ना किसी का नहीं फ़ोन है, बस मेरा भी स्विच ऑफ रहेगा, मेरे साथ ही होता है ना तुम्हारा कंपटीशन, मेरी भी कोई अर्जेंसी नहीं, मैं स्विच ऑफ कर दूंगा, तुम्हारा फ़ोन नहीं आना चाहिए कोई भी।
ख्याल ही नहीं पढ़ाई में, पता नहीं कब होना, क्या आ गया, जनवरी आ गया है, सॉरी सितंबर आ गया। ये कहने का मतलब है तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने तो बचे हैं। ये देखो इधर ई नॉट आई नॉट, ये पता लग गया। अब हमने इंटीग्रेशन करनी है स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से समझना है इंटीग्रेशन, मेडिकल वाले स्पेशली। ये देखो हम क्या करते हैं, पहले ई नॉट आई नॉट, पहले मेरे को W निकालना है। W इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, ई नॉट आई नॉट, ई नॉट आई नॉट, और ना ये 2 बार निकाल लेते हैं। ये ऐसे आ गया इधर, अंदर क्या बचा, पहला स्टेप क्या है, इंटीग्रेशन करनी है। किस, cos फाइव भी बाहर निकाल लो, क्योंकि cos फाइव भी कांस्टेंट है ना, बाहर निकाल लिया। फिर इसकी इंटीग्रेशन करेंगे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 की, हाफ पहले आ गया 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। अच्छा, 0 से लेके टी तक। देखो इसकी इंटीग्रेशन करता हूँ, जब मैं 1 की करूँगा तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। और जब मैं कॉस की करूँगा, कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है बेटे, साइन, साइन होती है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ 2 ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाई कैपिटल टी, और स्मॉल टी की जगह क्या डालोगे, कैपिटल टी। ये कट गया। साइन 2 पाई की वैल्यू क्या होती है 2 ओमेगा टी है ये, मतलब 2 इंटू 2 4 हो गया ना। साइन 4 पे भी क्या होगा 0, यानी कि ये टर्म पूरी क्या आ जाएगी 0, यानी कि यहाँ पे क्या बच गया, सिर्फ टी बच गया। ये बात समझ में आई सभी को? प्लीज़ एक बार ध्यान ध्यान से देखो विवाह। ये देखो इंटीग्रेशन, अब जब हमने 1 किया तो टी आ गया, ठीक है, लिमिट्स पुट करी, टी माइनस 0, टी बच गया। फिर cos 2 ओमेगा टी को मैंने लिखा sin 2 ओमेगा टी, sin 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा भी होता है। लेकिन जब ओमेगा की वैल्यू हमने 2 पाई बाई टी पुट करी तो sin 4 पाई की वैल्यू इग्नोर क्या होती है, 0 होती है, क्योंकि sin 2 पाई भी 0 होता है। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिपीट देयर वैल्यूज आफ्टर एन इंटरवल ऑफ 2 पाई, यानी कि sin 0 की जो वैल्यू है वही sin 2 पाई की वैल्यू होगी, वही sin 4 पाई की वैल्यू होगी, वही sin 8 पाई की वैल्यू 6 पाई की वैल्यू होगी। तो ये तो 0 आ गया, बच गया क्या यहाँ पे, सिर्फ टी। अब अगला टर्म हम करते हैं, अगला टर्म क्या है, प्लस साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और साथ में क्या है साइन 5। वो एक मिनट, अब इसका सॉल्व करते हैं। साइन 2 ओमेगा टी, जब तुम ओमेगा की वैल्यू फिर से कितनी डालोगे 2 पाई बाई टी, फिर लिमिट डालोगे बाहर 0 से लेके टी तक, फिर से क्या आएगा साइन ऑफ 4 पाई, क्या आ जाएगा 0। लेकिन जो साइन फाई है वो भी 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, पूरी टर्म क्या बन गई, यानी कि ये वाली टर्म हमारे पास द्वितीयोत क्या बन गई बेटे 0, यानी कि मेरे पास बच गया वर्क डन इज इक्वल टू ई नॉट इंटू आई नॉट इंटू कॉस 5 अपॉन 2, और साथ में आ गया मेरे पास टी। समझ आया तेरे को अभिराज? क्लास के बीच में डाउट्स पूछने हैं, मुझे ये नहीं कहना 2-3 लेक्चर्स के बाद हमें तो समझ ही नहीं आया, मैं क्या करूँ फिर उसमें, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ई नॉट इंटू आई नॉट इंटू कॉस 5 अपॉन 2, यानी कि W की वैल्यू आ गई, लिखो बोलो क्या है, W इक्वल्स टू ई नॉट इंटू आई नॉट इंटू कॉस 5 इंटू टी अपॉन 2, है ना। जो पावर होती है पावर उसको मैं लिख सकता हूँ वर्क डन अपॉन टाइम। अगर वर्क डन अपॉन टाइम होती है तो वो क्या हो जाएगा, ई नॉट इंटू आई नॉट इंटू कॉस 5 इंटू टी अपॉन 2, साथ में क्या आ जाएगा, टी से टी क्या हो गया, कैंसिल। तो ये बन गया मेरे पास ई नॉट को मैं लिख सकता हूँ, 2 को लिख लूँ √2, आई नॉट को भी लिख लेता हूँ √2, लिख सकता हूँ ना बेटे, 2 को √2 इंटू √2, दीपकर ने इधर ध्यान दो, 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, √2 इंटू √2 इंटू क्या है cos 5, ये होता है पावर। अच्छा, ई नॉट अपॉन √2 क्या है, ई आर एम एस, आई नॉट अपॉन √2 क्या है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, इक्वल्स टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस 5। ये क्या है पार इक्वल्स टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस 5। संडे को शायद मैं शीट्स की प्रैक्टिस करने के लिए बुलाऊंगा, मैं क्वेश्चंस दूंगा और वो क्वेश्चन मेरे पास ही बैठ के करने हैं 1 घंटे के, ठीक है।
10 के क्वेश्चन अपनी बुकलेट्स लेके आनी है, बुकलेट्स और बुक्स लेके आनी है। तो उसमें पार की वैल्यू क्या होगी? पार इज इक्वल टू, ये आ गया ई आर एम एस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है विभा, आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। कॉस फाई क्या होता है? कॉस फाई को बोलते हैं बेटे पार फैक्टर। पार फैक्टर तुम्हारी एनसीईआरटी के जो अगले क्वेश्चन है ना, वो इसी के ऊपर बेस्ड है, पार फैक्टर। अब जो इम्पीडेंस ट्रायंगल था आपके पास, ऐसे था इम्पीडेंस ट्रायंगल। ये वैल्यू थी कितनी? एक्सएल माइनस एक्सी की। ये वैल्यू कितनी थी? आर की। ये कितना था? फाई। और ये कितना था? जेड। तो यहाँ से कॉस फाई की बात करें तो क्या होता है कॉस फाई? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? आर। और हाइपोटेन्यूज कितना है? जेड। और अगर आप tan फाई की बात करो, tan फाई इज इक्वल टू एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। करो इसको नोट। एवरेज पार का फॉर्मूला है ये। दिस इज एवरेज पार। हाँ जी, एवरेज पार इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। क्या होता है एवरेज पार का फॉर्मूला? ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई। कॉस फाई क्या होता है? पावर फैक्टर। पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है? आर बाय जेड। क्या होता है पार? इम्पिडेंस। इम्पिडेंस किसका? जो इम्पिडेंस ट्रायंगल हमने बनाया था, जिसमें आरएलसी सर्किट हमने किया था। जेड का फॉर्मूला क्या होता है? फाइनल अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा सी का। ठीक है। एल क्या होता है? क्या होता है शुभम? एल सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं? हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस के सीरीज यूनिट्स क्या होते हैं? एब हेनरी। 1 हेनरी इज हाउ मेनी एब हेनरी? 10⁻9 एब हेनरी। 10⁻8 नहीं, 10⁻9। अब सुबह 10⁻8 बोल रहे थे। 10⁻9 एब हेनरी। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है सोलिनॉइड का? म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। लिखो लिखो, सेल्फ इंडक्टेंस एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। लिखो सेल्फ इंडक्टेंस भी यहाँ पे है। सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू ए अपॉन एल। ए क्या है? एरिया ऑफ, और एन क्या बेटे? ठीक है। जो तुम्हारे पास ई एम एफ, हाँ जी, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ये लेंथ है। किसकी लेंथ है? सोलिनॉइड की। और कैपिटल एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है। म्यू नॉट क्या है? एब्सोल्यूट परमेबिलिटी इन फ्री। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? एक मिनट। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? एक नूर। म्यू नॉट की मत हेल्प करो उसकी, बोलने दो उसको। म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? बोर्ड में भी यार तुम पास करवाओगे उसको, फेल हो जाएगा। अच्छा लगेगा तुमको? अच्छा लगेगा दोस्त, तुम जो हेल्प कर रहे हो, बाद में तुम्हारे जो दोस्त है वो फेल को मेरे, तुम्हें अच्छा लगेगा? पता नहीं क्या सोच के। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? देखो उसको म्यू नॉट की वैल्यू नहीं पता। बोलो। नहीं हंसो मत, इसने के लिए निकाले। हाँ 10⁻, देख बेटे तेरे को ये नहीं पता, तेरे को क्या समझ आएगा? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है म्यू नॉट की वैल्यू। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। वापस फिर से कौन से क्वेश्चन में थे? 13। हाँ वॉटलेस और ट्रू पावर निकालनी है। देखो तुमने अब एवरेज पावर का रिलेशनशिप कर लिया। एवरेज पावर कितनी होती है? पी एवरेज इज इक्वल टू क्या होती है फॉर्मूला? ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई।
अब एक बात बताओ, अगर हम बात करते हैं इंडक्टर की, किसकी बात करते हैं? इंडक्टर। इंडक्टर में फेज डिफरेंस कितना होता है? 5/2। तो अगर 5/2 है तो 5/2 की वैल्यू को यहाँ पे डाला विभा, तो पी एवरेज कितनी आ जाएगी? cos 90 की वैल्यू क्या होती है? तो पी एवरेज कितनी आ जाएगी? इसका मतलब ध्यान से सुनना है इस लाइन को श्रीजन। इंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जो कि सर्किट में अगर लगा हुआ है तो सर्किट से कोई भी पावर कंज्यूम नहीं करता। मतलब अगर इंडक्टर से जो करंट पास हो रहा है उसको वॉटलेस करंट बोलते हैं, वॉटलेस, नो पावर कंजप्शन इन द केस ऑफ इंडक्टर। बात समझ में आ रही है? लिख लो, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो। सो इंडक्टर इज अ डिवाइस, इंडक्टर when connected to an AC supply derives zero power from the circuit. Zero power from the circuit. अब हम बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर अगर लगा हुआ है सर्किट में तो भी क्या आएगा? जीरो आएगा, बिल्कुल ठीक है। पी एवरेज होगा ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ 90। कॉस 90 की वैल्यू कितनी है? ज़ीरो। तो ये क्या आ गया? ज़ीरो। लिखो कैपेसिटर when connected in the circuit derives zero power from the circuit। दोनों के लिए सेम होता है बेटे, ज़ीरो पावर आती है, क्योंकि दोनों का जो cos फाई है वो कितना होता है? ज़ीरो होता है। समझ आया? cos फाई का वैसे फॉर्मूला क्या होता है? आर अपॉन जेड। लिखो, देखो cos फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। cos फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। अच्छा, मेरे पास एक एल आर सर्किट है, ये एल आर सर्किट मैंने बना दिया। एल आर सर्किट मतलब यहाँ पे एक इंडक्टर है और यहाँ पे एक रेजिस्टर है, इसको दे दिया एसी, एसी का सप्लाई दे दिया। तो यहाँ से जेड नेट की वैल्यू क्या आ जाएगी? जेड नेट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्सएल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्सएल की वैल्यू क्या है? ओमेगा एल, अंडर रूट ऑफ ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये आ गया जेड नेट। एल आर सर्किट में अगर आर सी सर्किट है आर सी सर्किट में क्या होगा? आर सी सर्किट में क्या होगा? अंडर रूट ऑफ जेड नेट की वैल्यू हो जाएगी जेड नेट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर, मतलब अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी कितना है? 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था ये? क्या हुआ, नोट कर रहे हो? अपने आप लिख लेना चाहिए और बिल्कुल चुप रहना है, फिर भी उसके बाद भी चुप रहना, ठीक है? कर दो नेक्स्ट स्लाइड। नहीं, अपनी क्लास के बीच में पेजेस पे कर लो, अभी पेजेस पे कर लो, बाद में कर लेना। देखो ये
इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? x ओमेगा l इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा l ओमेगा एल। और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला 1 बाय इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला ओमेगा एल। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला। एक बात बताओ, जो इंडक्टर होता है वो एसी को पास करता है कि ब्लॉक करता है? ब्लॉक करता है। ब्लॉक करता है। और जो कैपेसिटर होता है वो पास करता है। एसी को पास करता है और डीसी को क्या करता है? ब्लॉक करता है। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 14। ये क्वेश्चन पढ़ना जरा एक बार, कुछ याद आ रहा है देखो। क्वेश्चन ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एन पढ़ा हुआ है, पढ़ाया हुआ है, जो नेक्स्ट लास्ट चैप्टर है उसमें कराया था। एलआर सर्किट दिखो, इसमें रिलेशनशिप डिराइव करवाया था। इस डायरेक्ट फॉर्मूला करना होता है। लर्न ग्रोथ ऑफ करंट, हाँ जी 14। ग्रोथ ऑफ करंट इन एलआर सर्किट, ग्रोथ ऑफ करंट इन एल आर सर्किट। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसमें हो जाएगी जेड नेट की वैल्यू कितनी? जेड नेट की वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ ओमेगा एल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसमें मैंने तुमको बताया था आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ, माइनस टी बाई टाउ। टाउ क्या होता है? टाउ इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस। आर क्या है? इंडक्टेंस। और ये है मेरे पास आर रेजिस्टेंस। इंडक्टेंस हो गया और रेजिस्टेंस हो गया। टाउ इज इक्वल टू एल अपॉन आर। आई इज इक्वल टू आई नॉट इंटू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, ये ग्रोथ ऑफ द करंट है। बड़ी सिंपल सी बात है कि जब मैंने ना करंट को पास करवाया ना इंडक्टर से, तो इंडक्टर अपने में हो रहे चेंज को अपोज करता है हमेशा। तो वो करंट जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज होगा, एकदम से इंक्रीज नहीं होगा। ये ग्रोथ ऑफ करंट है। अच्छा, अब अगर मान लो डिके करना है, डिके ऑफ करंट, तो अगर ग्रोथ धीरे धीरे हुई है तो डिके भी धीरे धीरे होगा। डिके ऑफ करंट, डिके ऑफ करंट में क्या है? ये ईएमआई के चैप्टर में भी तुमको मैंने करवाया था रिलेशनशिप। आई इक्वल्स टू आई नॉट इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाई टाउ। टाउ इज इक्वल टू एल अपॉन आर। यहाँ पे टाउ क्या है? टाइम कांस्टेंट। टाउ क्या है? टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट मतलब कितने टाइम के बाद जो करंट है वो ग्रो करेगा, कितने टाइम के बाद करंट इंक्रीज होगा सर्किट में, वो एल अपॉन आर से पता लगता है। ठीक है। अच्छा, अगर तुम ग्रोथ की बात करो, ग्रोथ ऐसे होती है करंट की, और अगर आप डिके की बात करो तो डिके ऐसे होता है। ये जो रिलेशनशिप है पार्थ, ये ग्रोथ का है, और ये जो रिलेशनशिप है ये मेरे पास क्या है? डिके का, ग्रोथ का और डिके का। टाइम कांस्टेंट टाउ इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल क्या होती है? सेल्फ इंडक्टेंस। आर क्या होता है? रेजिस्टेंस। कोई डाउट यहाँ तक? बोलो, कोई डाउट नहीं। डिके ऑफ करंट भी आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। अब करना है हमने क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 एक बार ही पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से करने वाला क्वेश्चन है। 15 बाद में करेंगे, तभी 16। क्वेश्चन 16 चोक कॉइल जो होता है वो आरएल की भी क्वेश्चन था पहले, था कोई? नहीं, चौक पर इसमें चौक कॉइल का यूज होता है। हाँ, चोक कॉइल आरएल सर्किट है। लिखो, चोक कॉइल इज आरएल सर्किट, जिसमें इंडक्टर और रेजिस्टर लगता है वो होती है चोक कॉइल। आरएल सर्किट होता है जिसमें चोक कॉइल। आरएल सर्किट। खुश क्यों हो?
चलो आर एल सर्किट, चोक कॉइल क्या होती है? आर एल सर्किट। क्वेश्चन नंबर 16, एन एसी सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए 220 ओम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? 220 आर इज इक्वल टू, लिखो 220 ओम्स। तो क्या हो गया इसका? 220 ओम। ये कहता है इग्नोर पढ़ने ना आना, मैंने भी ऐसे मिस किया करना। 220 ओम्स, ठीक है। आर की वैल्यू आ गई, फिर किसकी वैल्यू है? फिर चोक की वैल्यू मतलब इंडक्टेंस की वैल्यू है कितनी है? 0.7 हेनरी। अच्छा, फाइंड द पावर अब्जॉर्ब फ्रॉम दी 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज। मतलब वोल्टेज की वैल्यू है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है कितनी? 50 हर्ट्ज। फाइंड द पावर अब्जॉर्ब फ्रॉम द कनेक्टेड इन दी सर्किट इफ द रेजिस्टेंस इज चोक कॉइल एंड ज्वाइंट इन सीरीज। पहले सीरीज में है, जैसे ये रेजिस्टेंस है और ये मेरे पास चोक कॉइल है, सीरीज़ में हमने जोड़ दिया और ऐसे, और यहाँ से 220 वोल्ट की सप्लाई हो गई। आर की वैल्यू कितनी है? 220 ओम्स है और इंडक्टेंस की वैल्यू 0.7 हेनरी है, ठीक है। सबसे पहले तो ना इसका tan फाई निकालते हैं हम। tan फाई की वैल्यू क्या होती है? अगर आर एल सर्किट हो तो क्या होती है? एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल कितना है? ओमेगा एल, मतलब ओमेगा मतलब 2 पाई इंटू एफ इंटू एल, और आर की वैल्यू कितनी? 220। लिख लिया? कर दो नेक्स्ट स्लाइड मिस्टर जन सीजन। तो ये हो गया tan फाई इक्वल्स टू 2 पाई इंटू एफ अपॉन एल। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50। एल कितना है? 0.7 डिवाइडेड बाय है आर की वैल्यू कितनी है? 220। कैलकुलेट करो ये कितना आता है, कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बेटे? ये 1 आएगा अप्रॉक्सीमेटली। 1 आ रहा है, सो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 1। तो यहाँ से फाई की वैल्यू कितनी होगी? फाई की वैल्यू कितनी होगी? अगर ये tan फाई 1 है तो फाई 45 डिग्री हो गया। 5/4 45 डिग्री होता है, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 होती है। समझ आया? अच्छा देखो, एवरेज पावर का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज फार्मूला का फॉर्मूला होता है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव। फाइव हमारे पास कितना आ गया? 45। कॉस 45 कितना होता है बेटे? 1/√2। ई आर एम एस कितना दिया हुआ है? ई आर एम एस कितना दिया है? 220। आई आर एम एस क्या होता है? आई आर एम एस क्या होता है? आई नॉट नहीं, उसको ये भी तो बोल सकते हैं ई आर एम एस अपॉन आर, ठीक है। ई आर एम एस अपॉन आर, तो ये आ गया मेरे पास 220 इंटू ई आर एम एस की वैल्यू कितनी है? एक मिनट, ये आर एल सर्किट है तो इसमें ई आर एम एस अपॉन जेड होगा। जेड ई आर एम एस अपॉन, तो 220 ई आर एम एस भी 220 है। और जेड की वैल्यू कितनी है? जेड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, ये लिखो यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का जेड निकाल लो। हाँ अच्छा समझाते हैं। इंटू 1/√2। 1/√2 कितना है? 1/1.414। देखो एक बारी फिर से करेंगे। देखो सबसे पहले तो आर एल सर्किट है, कोई बात नहीं, सभी को किसी को पिछले नहीं समझ आएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ सारा। आर एल सर्किट है, एक रेजिस्टर है और एक इंडक्टर है, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसमें बेटे tan फाई निकाला। tan फाई का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सएल अपॉन, बोलो, आर। एक्सएल की वैल्यू पुट कर दी, आर की वैल्यू पुट कर दी। आपने जब जो एक्सएल अपॉन आर जब किया तो आपने मुझे बोला अप्रॉक्सीमेटली 1 आ रहा है, तो वहाँ से मैंने बोला फाई की वैल्यू कितनी होगी? 45 डिग्री। अब अगर हमें एवरेज पावर निकालनी है, एवरेज पावर क्या होता है? ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाई। फाई कितना है? 45 डिग्री। कॉस 45 कितना होता है? 1/2। तो ई आर एम एस कितना है? 220। आई आर एम एस कितना है? इसको क्या लिख लूंगा मैं? ई आर एम एस अपॉन जेड।
वैल्यूज पुट करो, आंसर निकालो। हो गई है 1.414 √2 की वैल्यू। कैलकुलेटर्स यूज करने हैं कर लो, लेकिन आंसर निकालो। सर ये लगभग 220 ही आएगा पावर एवरेज। निकालो हमने 110 का। 220 में ये पावर यूज करिए एक बार मेरे में भी है कौन, क्योंकि जो तुम्हारे पास IRMS होता है ना, बोलते हैं वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस तो यहाँ पे LR सर्किट है तो इम्पीडेंस होएगा, इसीलिए IRMS को मैंने ERMS अपॉन Z लिखा। cos 5 की वैल्यू 45 डिग्री निकाल ली थी आपने बेटे, एक का आंसर दे लेना मेरे को, वो भी डाल सकते हो आप, लेकिन जब आपने 5 की वैल्यू निकाल ली cos 45 सीधा ही 1/√2 आ गया। नहीं, इम्पीडेंस में LR भी हो सकता है, CR भी हो सकता है, मतलब वो भी रिएक्टेंस सर्किट तो कोई भी हो सकता है, और क्योंकि इसने बोला है चोक कॉइल तो ये LR सर्किट है, ठीक है। और बोलो आंसर क्या है? हाँ यही आना था 150 लिखा भी हुआ, देखना बुकलेट में साथ में लिखा हुआ है, यहाँ पे तो 110 है। 110 लिखा हुआ है, तो कोई कैलकुलेशन देख लेना आपने। Z कैसे निकालना है ये पूछ रहे हो? Z निकालना है √R² + ω L का होल स्क्वायर से, ठीक है, ठीक है। चलो अब मुझे बताओ, अगर बस चुप, अब मुझे बताओ अगर हम RL सर्किट बोलते हैं बेटे, तो उसका Z कितना होता है? कितना होता है दिव्यजोत RL सर्किट में? √R² + ω L का, और अगर RC सर्किट बोलते हैं तो क्या होता है? √R² + 1/ω C का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा अब वापस फिर से मैं क्वेश्चन में चलता हूँ, इसका ना सेकंड पार्ट भी है। कहाँ पे था क्वेश्चन नंबर? 60 कहता है फाइंड द पावर अब्जॉर्ब फ्रॉम दी दिस इन द सर्किट इफ द रेजिस्टेंस इज अप्लाइड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल में लगाओ एक सेकंड में,
हो गया निकाली मैं चलूंगी पैरेलल की निकाली पैरेलल में क्या है 220
पैरेलल आंसर क्या आ रहा है? 220 हाँ 220 वोल्ट। पैरेलल का किया कैसे तुमने? वो सिर्फ रेजिस्टेंस से जाएगा ना, और देखो cos 0 जगह वो सिर्फ रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा। पैरेलल हमारे पास पैरेलल में हमारे पास क्या निकालना था हमने? पी एवरेज निकालना था। तो कैसे निकाला बताओ? ये RMS into RMS, पी एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाइव। इसमें 5 0 होगा, इसमें फाइव क्या होगा? ज़ीरो, क्योंकि रजिस्टर का केस है। तो ये हो जाएगा ई आर एम एस मतलब पैरेलल में वो काम नहीं करता। ई आर एम एस। हाँ इंडक्टर में से जाएगा नहीं। अपॉन क्या हो जाएगा? आर ही आ जाएगा सिर्फ, कॉस ज़ीरो। ई आर एम एस का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 220 का स्क्वायर। आर कितना है हमारे पास? 220 है। कैंसिल हो गया, तो ये मेरे पास कितना आ गया? 220 वाट। 220 वाट। ठीक है। पी एवरेज इज इक्वल टू ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाइव। अच्छा क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 16 अच्छा इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बोलो बेटे कितनी होती है? इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना होता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है? प्लान अपॉन हंड्रेड, याद रहेगा। कैपेसिटर किसको पास करता है? एसी को। और इंडक्टर किसको पास करता है? डीसी को। अच्छा अब ध्यान से सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन दी कर्व शोन बिलो विद द रेफरेंस। अब ये मेरे को ना कर्व ड्रॉ करना है। इंडक्टर के लिए ड्रॉ करते हैं हम, जैसे ड्रॉ किए थे इंडक्टर के लिए। इंडक्टर के लिए फेजर्स ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे? फेजर्स। यहाँ पे मैं वोल्टेज की वैल्यू लगा देता हूँ। ये कितना हो जाएगा वोल्टेज? ये वाई एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस। अच्छा ये रेफरेंस लाइन आ गई, और ये भी क्या आ गई? रेफरेंस लाइन आ गई। 17 था कि वो कोई और करवा नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 17 है। और ये भी रेफरेंस लाइन है। ठीक। अच्छा ये भी आ गया इंडक्टर और कैपेसिटर। सॉरी ये हो गया मेरे पास किसका ग्राफ? ये ई का। ई का कितना होता है? ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा अगर मेरे को करंट बताना है, करंट इसमें लीड करता है कि लैग करता है? लैग करता है। तो बनाओ ऐसे, ये बन जाएगा ये ऐसे, और ये करंट लैग कर गया। ठीक है। अब मेरे को बताओ सिर्फ इस फेज में, अब ध्यान से देखना, सिर्फ ये वाले साइकिल में ईएमएफ क्या है? पॉजिटिव है। और करंट भी, करंट क्या है? नेगेटिव है। तो अगर मैं पावर निकालूंगा, पावर होता है वोल्टेज इनटू करंट, तो पावर क्या आ जाएगी? ये मैंने ऐसे बना दिया ग्राफ, ये पावर का। अच्छा दूसरे में बताओ, देखो करंट भी पॉजिटिव है और वोल्टेज भी क्या है? पॉजिटिव। तो पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव, तो पावर कितनी आ जाएगी? नेगेटिव। नेगेटिव और नेगेटिव कितना हो गया? पॉजिटिव। ये किसका ग्राफ बनाया मैंने? पार का। अब ध्यान से देखो, जहाँ पे तुम्हारे पास वोल्टेज और करंट का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, देखो इधर ध्यान से, वोल्टेज और करंट का एक साइकिल। जैसे ये वोल्टेज का साइकिल है, ऐसे ही करंट का भी ये साइकिल है पूरा। वोल्टेज और करंट का एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, लेकिन पावर के कितने साइकिल कंप्लीट हो जाते हैं? अगर समझ में आ रही है बात? पावर के कितने साइकिल कंप्लीट होते हैं? 2।
अगर पावर के डबल दो साइड कंप्लीट हो जाते हैं मतलब पावर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, डबल होगी, जो ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है। लिखो लिखो द फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर इज डबल, द फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर इज डबल। अब इसी तरीके से जैसे मैंने ये बनाया ना, द फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर इज डबल एज कम्पेयर टू करंट और वोल्टेज फ्रीक्वेंसी इन द केस ऑफ एसी, अपने आप लिखो। और जैसे मैंने ये बनाया वैसे ही कैपेसिटर का बनाओ, फिर वो भी आगे बनाते हैं, ठीक है। पॉजिटिव भी है, जब तक पॉजिटिव बहुत सारे इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ है ये पावर ही है, ये देखिए इसका एक सर ये भी डबल है, इसमें भी डबल है, फ्रीक्वेंसी पावर की इसमें भी डबल है, कैपेसिटर का बना लिया, उसमें भी डबल आ गया, उसमें डबल आएगा। उसमें भी डबल आ गया। लो दिखाओ ये कहाँ बनाया है? बनाया है इधर पानी, तेरा फिर इधर दे दे फोन, जिसको फोन लेना जरा इधर दे फोन मेरे को फोन दे, नहीं तो मैं तेरी सीट पे आके फोन तोड़ दूंगा सबके सामने। परेशान हो गया मैं तेरे फोन से। देखो कैपेसिटर का मैंने बोला है तो फोन निकाल के काम करना शुरू कर दिया है। तो मैं क्या काम नहीं देके गया था? खड़ा हो तू, खड़ा हो 1 मिनट। मैं कहता हूँ यार मेरे पास टाइम नहीं है, चीजों का काम नहीं देके गया मैं। तो आगे से नहीं बोलना मेरे, बैठ जाओ। मेरे पास डांटने का भी टाइम नहीं है तुमको। मैं सिलेबस करवाऊं या तुम गंदे बच्चों को देखूं? कैपेसिटर देखो, कैपेसिटर का कैसे, कैपेसिटर के केस में ये वोल्टेज हो गया, आगे से बहस करते हैं। बहस तो ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं क्या न्यूटन आइंस्टाइन है। हम अपने टाइम पे टीचर के आगे बोलते भी नहीं होते थे, और यहाँ पर तो माँ बाप तो छोड़ ही दो, माँ बाप को तो पता नहीं क्या समझा हुआ, टीचर्स को भी नहीं। ये देखो ये रेफरेंस लाइन है, और तुम्हारे पास यहाँ पे हाँ ऐसे ही करना है, ठीक है ठीक है। ये देखो ये किसकी मैंने वैल्यू बनाई, वोल्टेज की बनाई ना। अब मैं करंट की बना रहा हूँ। कौन सा था? कैपेसिटर। कैपेसिटर के केस में करंट क्या करता है? लीड करता है। इसमें भी जब तक एक साल का तब तक ये देखो, और एक और चीज़, क्लास के बाद ना मेरे को अगर कोई नीचे खड़ा दिख गया ना, अगर पेरेंट्स की वेट कर रहे हो तो ऊपर करोगे, नीचे नहीं। नीचे नहीं तुमने कोई वो करनी बातें। अपने घर जाओ, क्लास खत्म हो गया, अपने घर जाओ, उसके बाद पेरेंट्स की वेट करनी है, ऊपर करो।
समझ गए बात? अच्छा अब देखो मेरे को क्या नहीं बनाना है पावर का, मेरे को बताओ ये यहाँ पे पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या आ गया? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें भी लिखो, लिखो पावर की जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल होती है। लिख लिया? ठीक है, तो ये वापस फिर से हम क्वेश्चन में चलते हैं। ये जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 17 है ना, 17 और 18 दोनों है। 17 18 15 तो बड़ा है क्वेश्चन उसमें। अब एक मिनट, एटीन 19 20 21 लिखो। अब लिखो इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो लगने होते हैं, फॉर्मूलाज। एक्सेल इज इक्वल टू ओमेगा एल, एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा। उसके बाद जेड नेट, जेड नेट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी का होल स्क्वायर। अच्छा फिर tan फाई की वैल्यू क्या होती है? एक्सेल माइनस एक्स सी अपॉन आर। फिर आ गया कॉस फाई की वैल्यू क्या होती है? आर अपॉन जेड। कॉस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड, tan फाई इज इक्वल टू एक्सेल माइनस एक्स सी अपॉन आर। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद पी एवरेज होती है ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। कॉस फाई क्या होता है? पावर फैक्टर। कॉस फाई क्या होता है? ई आर एम एस होता है आर एम एस वोल्टेज, आई आर एम एस होता है आर एम एस करंट। कॉस फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। ठीक है, पी एवरेज भी हो गया। cos फाई इज इक्वल टू आर अपॉन जेड। ठीक है, फिर लिखो इंडक्टर के केस में। अब पता है क्या, देखो बेटे मैंने तो अब काम करना है। अब अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा, मैं पहले बोल रहा हूँ। और तुम्हारी मैंने सीट्स फिक्स कर दी, तुमने यहीं बैठना है, अदरवाइज नहीं आना। मेरी बात समझ में आ रही है? दीज 2-3 months आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट बिकॉज आई हैव टू गेट आउट द रिजल्ट्स। ये तो मेरा साल खराब हो जाएगा, तुम्हारा तो पता नहीं। मेरे पास अगर आउटपुट नहीं आएगी तो फिर ख़त्म है काम। तो अगर डिसिप्लिन में रहना है तो क्लास अटेंड करनी है, कोई भी क्लास, केमिस्ट्री की क्लास, मैथ्स की क्लास, कोई भी बायोलॉजी की क्लास। तुम्हारी मेरे को आवाज़ नहीं आनी चाहिए पढ़ाई के अलावा। समझ रहे हो बात? चलो कॉस फाई इज इक्वल टू आर एवरेज। इंडक्टर के केस में क्या होता है? पी एवरेज की वैल्यू क्या है? ज़ीरो। अच्छा कैपेसिटर के केस में भी क्या होती है? पी एवरेज इज इक्वल टू ज़ीरो। सिर्फ रजिस्टर के केस में पी एवरेज होती है, वो आई स्क्वायर आर हो जाती है। अच्छा अब निकालो अपनी एनसीईआरटी की बुक। एनसीईआरटी
ये AC कौन सा चैप्टर है? सेवन और क्या चैप्टर तो ख़त्म है, सिर्फ एक LC ऑसिलेशन रह गया, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा उनको। वो थोड़ा सा वो ट्रांसफॉर्मर्स पहले करा चुका हूँ, ट्रांसफॉर्मर्स तो मैं पहले करा दिए थे ना। ला तेरा वो क्वेश्चन करते हैं अभी, हमारे पास टाइम है। पहले ये 8 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन रह गया था, कौन सा? 7.4 के बाद कोई नहीं किया? चलो 7.5 करते हैं पहले। 7.5 ध्यान से सुनेंगे। 7.5 नेट पावर एब्जॉर्ब बाई ईच कॉम्पोनेंट, तो तुम्हें आ गया, पावर निकालना आ गया तुमको। ERMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ पाई। जो तुम्हारा इंडक्टर होता है उसकी पावर कितनी होती है? 0। जो कैपेसिटर होता है उसकी पावर क्या होती है? सिर्फ रेजिस्टर है, उसकी पावर निकालनी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7.5 अभी कौन सा क्वेश्चन करना है? 7.6 कोई कह रहा है 7.5, 7.5 कोई कह रहा है 7.6। 7.6 करना है ना, 7.5 तो पता लग गया पावर का है ना। 7.6 a charge 30 microfarad capacitor is फ्री ऑसिलेशन connected to what is the angular frequency, ये नहीं अभी होगा। 7.6 छोड़ दो क्योंकि ऑसिलेशंस की नेचुरल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू भी निकालनी है। 7.7 NCR सर्किट ये भी नहीं होगा। 7.8 सर नहीं होएगा सर ना, नहीं है रेजोनेंस। 7.8 सीरीज LCR सर्किट डिटरमिन दी सोर्स फ्रीक्वेंसी ऑफ 10, ये हो जाएगा। इसका इम्पीडेंस निकालो, बी पार्ट हो जाएगा। इम्पीडेंस RLC सर्किट है तो Z नेट की वैल्यू, इम्पीडेंस सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। अच्छा नहीं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं होगा ये। क्वेश्चन नंबर कौन सा छोड़ा अभी हमने? सारे सही सारे छोड़ दिए 6 7 8 छोड़ दिए, वो फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगी ना, रेजोनेंस फिर हो जाएगा। ठीक है, मैं देता हूँ तुमको क्वेश्चन, वो करो। अब अपने वो आर्यन क्वेश्चन पूछा था वो पूछो, वो करते हैं सॉल्व। बुकलेट का पेज नंबर बोल दो, ये भी निकाल लेंगे। इन्होंने घर पे तो सॉल्व करना नहीं। वो 28 क्वेश्चन पेज नंबर निकालो बुकलेट का, 30 पेज नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28, an ideal efficient transformer has a primary power input, प्राइमरी पावर इनपुट मतलब P इनपुट। P इनपुट की वैल्यू कितनी है? 10 किलोवाट। सेकेंडरी करंट व्हेन द ट्रांसफार्मर इज ऑन द लोड इज 25 एम्पियर। सेकेंडरी करंट IS is equal to 25 ampere. If the primary is to secondary turns ratio is 8:1, मतलब NP upon NS, NP upon NS कितना हो गया? 8/1। Then the potential difference applied to the primary coil is, तो यहाँ पे होगा EP upon ES is equal to NP upon NS is equal to IS upon IP। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई टू द प्राइमरी कॉइल, मतलब तुमने EP निकालना है। ठीक है, तो ये तो इनपुट पावर दी हुई है, तो अगर इनपुट पावर दी हुई है तो EP इंटू IP तुम्हें दिया हुआ है। कितना दिया हुआ? 10 किलोवाट, मतलब 10 इंटू 10⁻³ वाट। तो ये हो गया EP की वैल्यू हो गई, EP इज इक्वल टू 10⁻4 अपॉन IP। अच्छा IP यहाँ से निकाल लो, ये हो गया ना 8 अपॉन NP अपॉन NS कितना है? NP अपॉन 8। ये कौन बोल रहा है? इक्वल्स टू IS की वैल्यू कितनी है? 25 अपॉन IP यहाँ से निकालो, तो IP की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 अपॉन 25 आएगी। IP इधर चला गया, हाँ 25 अपॉन 8 आएगी। 25 अपॉन 8, IP को इधर डाल दो, EP इज इक्वल टू 10⁻4 इंटू 25, ऊपर क्या चला गया? 8 चला गया, तो ये हो गया 80 इंटू 10⁻3 और यहाँ पे आ गया 25 4 × 100 40 हो गया।
तो क्या आंसर आ गया? हाँ 32 कोई है आंसर मेरे पास? नहीं आंसर है कोई? आंसर तो निकला नहीं कोई। अच्छा पोटेंशियल, हाँ फिर से लिखो, देखो एक में बड़ा वो हो गया। क्या निकालना है हमने? आइडियल एफिशिएंट ट्रांसफर प्राइमरी इनपुट पावर, लिखो। बी ऑप्शन आ गया, बस ठीक है, फिर बी ऑप्शन करेंगे। तुम्हारे पास यही फॉर्मूला यूज होता है, ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल टू ई पी अपॉन ई एस इज इक्वल टू आई एस अपॉन आई पी इज इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। लिखो हमने क्या करना है, एक सर्किट है जिसमें रेजिस्टर 20 ओम्स का और कैपेसिटर जो है वो 50 फैरेड्स का। टू 20 वोल्ट। पहले तुम जेड नेट निकालो, फिर तुम आई आर एम एस निकालो। जेड नेट और आई आर एम एस, आई आर एम एस, जेड नेट निकालो और आई आर एम एस निकालो तुम भी। जेड नेट कैसे निकालेंगे? आर एल सर्किट है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? अंडर रूट ऑफ, पहले फॉर्मूला क्या लगाएंगे बताओ? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का लगाओ फटाफट, जल्दी से अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालो। फ्रीक्वेंसी अगर 220 वोल्ट दिया हो बाई डिफॉल्ट 50 हर्ट्ज होती है। कैपेसिटर है आर सी सर्किट, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर होता है। सर ये सेट तो ये 220 वोल्ट है तो 50 हर्ट्ज। हाँ हाँ बिल्कुल, याद रखना है इसे। करो आंसर निकालो बेटे, आंसर निकालो फटाफट से। आई आर एम एस मनी डिवाइड ही कर ले तो 0.000 इसको नेगलेक्ट कर 200 में 20 ठीक है, आगे निकालो। आई आर एम एस निकालो। जेड कितना आ रहा है? 20 तुम्हारा आया इधर। सृजन बैठे मत रहो बेटे, सॉल्व करो, नहीं तो कॉपी मेरे पास ले आओ। थोड़ा प्रोएक्टिव तो बनो, अर्थ करो। 11 एम्पियर आ देखो पहले जेड नेट निकालेंगे। जेड नेट की वैल्यू हो जाएगी कितनी है? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का होल स्क्वायर उसको नेगलेक्ट ही कर सकते हैं इसको विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है? 20 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी 50, ये तो बहुत ज़्यादा छोटा है 2 पाई जो भी वैल्यू आ जाएगी फिर उसको निगलेक्ट कर देंगे। नेगलेक्ट कर तो जेड नेट अप्रॉक्सीमेटली 20 आ गया। अब अगर जेड नेट 20 आ गया, जेड नेट इज इक्वल टू 20, तो आई आर एम एस होता है वोल्टेज अपॉन जेड नेट। वोल्टेज कितने? 220 अपॉन जेड नेट कितना आ जाएगा? 20, कितना हो जाएगा? 11 एम्पियर। 11 एम्पियर क्लियर? ऐसे निकालने हैं। अगर तुम्हारा आर एल सर्किट है तो क्या होएगा? नेट इम्पीडेंस का फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर।
बुकलेट देना अभी मुझे कुछ क्वेश्चन। पेज नंबर 66 एसी वर्कशीट, पेज नंबर 66 क्वेश्चन नंबर 1। पेज 66 है और क्वेश्चन नंबर 1 है। मिल गया सभी को? बुकलेट का है। पहले तो खोलो पेज नंबर 66 क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो। मनी रीड करना जरा। पता नहीं नील कब खुली है, खुली भी है नहीं खुली। मनी रीड करोगे तो आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 66 क्वेश्चन 1। पावर फैक्टर क्या होता है? cos फाइव की वैल्यू क्या होती है? R/Z। अब एक लगी हुई है रेजिस्टेंस और एक लगी हुई है इंडक्टेंस का क्या हो जाएगा? ओमेगा एल। तो Z की वैल्यू क्या है? Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R² प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम Z सब्स्टिट्यूट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके आंसर्स बताता हूँ। हाँ वही है, R/Z कर दिया तो बी पार्ट। इसके आंसर बताता हूँ आपको। तो इसके आंसर लो EMI के तो बताए थे ना आंसर। AC के आंसर देखो। लिखो AC का आंसर लिखो। फर्स्ट का बॉम्बे, सेकंड का C, सेकंड अभी होगा नहीं। सेकंड का C मैं आंसर लिखवा रहा हूँ। थर्ड का C, जल्दी से लिखना थोड़ा। फोर्थ का D दिल्ली, फिफ्थ का C, सिक्स्थ का C, सेवन्थ दिल्ली, एट्थ A, नाइन्थ C, 10th C, 11th बॉम्बे, 12th A, 13 C, 14 बॉम्बे, 15 दिल्ली, 16 C, 17 C, 18 का A, 19 A, 20 दिल्ली, 21 बॉम्बे, 22 बॉम्बे। बस यही है ना ऑब्जेक्टिव। एक क्वेश्चन नंबर 36 भी है। 36 का 1, 46, अच्छा 40 का है बॉम्बे, 40 का बॉम्बे, 42 का नहीं लिखा हुआ मेरे पास। 46 का दिल्ली, 47 का बॉम्बे, 48 का दिल्ली, 49 का C, 50 का बॉम्बे। हाँ, फर्स्ट का है बॉम्बे, सेकंड का है C, थर्ड का है C। 20
20 का डी डी 20 का है डेली 20 मिली एम्पियर करें तो आप 20 क्वेश्चन पढ़ो क्वेश्चन नंबर 20 हाँ एक मिनट क्वेश्चन नंबर 20 चलो भी पढ़ो आदर्श पढ़ो लिखो E इज इक्वल टू 200√2 इंटू साइन ऑफ 100t कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड आई आर एम एस क्या होता है आई आर एम एस होता है वोल्टेज आई आर एम एस होता है वोल्टेज ई आर एम एस अपॉन जेड ई आर एम एस समझ यहाँ पे जेड नहीं आएगा यहाँ पे एक्स ही आएगा यहाँ पे एक्स ही आएगा एक्स ही अच्छा ई आर एम एस होता है E0/√2 मतलब कितना हो गया 200 और एक्स की वैल्यू क्या होगी 1/ω/c सी तुम्हारे पास है ओमेगा की वैल्यू भी है कितनी है ओमेगा 100 ओमेगा इज इक्वल टू 100 पुट करो आंसर बताओ आंसर क्या आ रहा है मतलब ऑप्शन जो चेक करवाइए आ रही है नहीं बेटे ई आर एम एस नहीं ये तो ई नॉट हुई ना इक्वेशन क्या होती है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी सीजन पता लगा और कौन सा क्वेश्चन करें बताओ क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये कौन सा था 20 क्वेश्चन नंबर 19 देखो 17 चलो तुमने 17 बोला 17 देखते हैं 17 क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं इन दी फिगर द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर V1 एंड V2 आर V1 एंड V1 V2 कहाँ है ये ना V1 L के नीचे वाला V1 होगा और C के नीचे वाला V2 होगा द रीडिंग ऑफ द वोल्टेज V3 एमीटर आर रिस्पेक्टिवली V3 नीचे वाला होगा तो V1 की वैल्यू है 300 और V2 की वैल्यू कितनी है 300 जो भी तुम्हारे पास RLC सर्किट होता है ना बेटे इसमें तुम्हें अगर याद हो तो मैंने ऐसे बनाया था याद है तुमको VL माइनस VC तो जब आप VL माइनस VC करोगे तो कितना बन जाएगा 300 माइनस 300 वो तो कितना आ गया सिर्फ R ही रह गया बस R के क्रॉस V इज इक्वल टू IR होता है R हमें पता है 100 ओम्स और वोल्टेज की वैल्यू भी यहाँ पे गिवन है 220 वोल्ट है वो ये यहाँ पे मिसप्रिंट है ये 220 वोल्ट्स है 220 इज इक्वल टू I इंटू R कितना है 100 तो कितना आ गया 2.2 तो ये आंसर क्या आया मेरे पास सी पर 220 वोल्ट एंड 2.2 एम्पियर सी पर है ना मतलब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज दी हुई है बीच में वो लिख लो वहाँ पे वो 220 वोल्ट है ऐसे करने होते हैं क्वेश्चंस करके फ़ायदा है ठीक है और बताओ सारे हो जाएंगे 19 चलो 19 भी कर लेते हैं देखो 19 इजी है 19 पावर डिसिपेटेड का फॉर्मूला क्या होता है ERMS इंटू IRMS इंटू cos फाई अच्छा ये हो गया ERMS और IRMS को मैं लिखता हूँ ERMS अपॉन Z cos फाई को मैं लिख देता हूँ R अपॉन Z तो ये हो जाएगा ERMS का स्क्वायर इंटू R अपॉन Z स्क्वायर
तो क्या बन जाएगा बताओ। ई आर एम एस का स्क्वायर मतलब ई स्क्वायर इंटू आर अपॉन जेड स्क्वायर, ये आ रहा है आंसर। ये नीचे वाला ए पार्ट, ए पार्ट आ रहा देखो आंसर क्या लिखवाया हुआ मैंने। है, ए पार्ट लिखा हुआ बस ठीक है, ओमेगा एल माइनस वन वन ओमेगा सी का होल स्क्वायर। सारे हो जाते हैं अगर मान लो अच्छे से वो कराओ ना, ये क्वेश्चन हो जाते हैं सारे। है। ठीक है सर। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बताओ। ईएमआई के आंसर्स दे दिए तुमको, उसके लिए भी मैं चेक कर लिया। और एसी के आंसर्स मैंने तुमको अभी दिया है। अभी दिए हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स के लिए किसके? नेगेटिव इफेक्ट्स मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, उसके भी निकालो मैग्नेटिक इफेक्ट्स के आंसर दे देता हूँ। मैग्नेटिक इफेक्ट्स दोनों यूज 60 हाँ इकट्ठे ही हैं। 60 क्वेश्चन नंबर 1, हाँ मैग्नेटिक इफेक्ट लिखो। क्वेश्चन 1 का आंसर ए। मैग्नेटिक इफेक्ट्स निकालो फटाफट से, बुकलेट है ना सभी के पास। पेज नंबर मैग्नेटिक इफेक्ट्स का पेज नंबर बताना। 68 68, पेज नंबर 68। 1 का ए, सेकंड का भी ए, थर्ड का बॉम्बे, फोर्थ का सी, फिफ्थ बॉम्बे, 68। पहले निकाल लो। 1 जी मैं समझा दूंगा बाद में, पहले आंसर निकाल देता हूँ। पूछते रहो क्वेश्चन को बाद में। 1 का ए, सेकंड का ए, थर्ड का बॉम्बे, फोर्थ का सी, फिफ्थ का बॉम्बे, सिक्स्थ का ए, सेवेंथ का बॉम्बे, एट्थ का ए, नाइन्थ का दिल्ली, 10th का ए, 11th का बॉम्बे, 12th का बॉम्बे, 13 का ए, 14 का सी, 15 का बॉम्बे, 16 का बॉम्बे, 17 का ए, 18 ए, 19 दिल्ली, 20 सी, 21 सी, 22 सी, 23 बॉम्बे, 24 दिल्ली, 25 सी, 26 ए, 27 बॉम्बे, 28 ए, 29 ए, 30th का दिल्ली, 31 का बॉम्बे, 32 दिल्ली, 33 सी, 34 बॉम्बे, 35 सी, 36 बॉम्बे, 37 ए, 38 ए, 39 दिल्ली, 40 का ए, 41 सी, 42 दिल्ली, 43 सी, 44 सी, 45 डी दिल्ली, 46 सी, 47 का ए, 48 दिल्ली, 49 का बॉम्बे, 50 सी, 51 बॉम्बे, 52 सी, 53 ए, 54 सी, 55 ए, 56 ए, 57 ए, 58 भी ए, 59 सी, 60 ए, 61 बॉम्बे, 62 ए, 63 सी,
64A. Which one of the following is true? 64 का A, 65 का बॉम्बे, 66 बॉम्बे. सर एक 84 भी है 84 भी है 84 84 का मेरे पास है नहीं, देख लेते हैं. न्यूमरेटर बाजू मैग्नेटिक ability to switch off and the same magnetic field in a parabolic path. B बॉम्बे. पढ़ के देखना समझ आ जाएगा. किसका 1 to 8 देखे तो फर्स्ट दोबारा से. 1 का A, सेकंड A, थर्ड बॉम्बे, फोर्थ C, फिफ्थ बॉम्बे, सिक्स्थ A, सेवेंथ का बॉम्बे, एट्थ का A. 6 से 11, 6 का A, 7 का बॉम्बे, 8 का A, 9 का दिल्ली, 10th का A, 11th का बॉम्बे. अच्छा, अब तू क्या पूछ रहा था मेरे से? थर्ड. कहते हैं इफ करंट इज पास थ्रू स्प्रिंग देन. हाँ, करंट अगर स्प्रिंग से जाता है तो सिमिलर डायरेक्शन में जो करंट होगा दे अट्रैक्ट ईच अदर, क्योंकि लाइक करंट्स क्या करते हैं? अट्रैक्ट. तो स्प्रिंग है तो अगर अट्रैक्शन होगी तो स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा. ठीक है. मैं ना उसमें सोचूंगा इवनिंग में, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कोर्स ऑफ एक्शन. मेरे पास यहीं पे बैठ के घंटा प्रैक्टिस करेंगे उन क्वेश्चंस की. तो लेट मी थिंक, मैं तुम्हें बताऊंगा कौन से क्वेश्चंस करने हैं जो इंपॉर्टेंट है, वही करेंगे घंटे का. अगर कल हुआ तो मेरा मैसेज आएगा, अगर आ गया तो वी विल हैव अ क्लास, अदरवाइज विल डोंट हैव अ क्लास. ठीक है. दैट इज़ फॉर द डे. जाओ शाबाश.